जो यहाँ पे लेमरू प्रोजेक्ट था, मैंने सुना बोले मैं अपने शासन के विरुद्ध धरने पे बैठूंगा। तो हमने आपको वोट दिया, आप हमारे नेता हैं, तो हम आपका ही अनुपालन कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस दिन आप गलत रहेंगे हम आपकी आलोचना करेंगे। ये हम आपका ही पालन कर रहे हैं एक तरीके से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह बता दिया है कि आर्टिकल 19(1) में ही निहित है फ्रीडम ऑफ प्रेस। भाई कमल शुक्ला हो या मनीष सोनी हो, भाई अमितेश हो या जितेंद्र जायसवाल हो, इनके ऊपर झूठे एफआईआर, मैं झूठे एफआईआर क्यों कह रहा हूं, प्रमाणित करूंगा, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं मैं। ये नगर निगम का मामला जो भ्रष्टाचार से, चाहे सरकार भाजपा की हो कि कांग्रेस की, कि इसके में इतने छेद हैं कि अगर ये पत्रकार भाइयों को सिर्फ मैं मुद्दे दूंगा ना तो लिखते लिखते रात भर आप थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए जाते हैं, खुद शर्म नहीं आती इस महापौर को। आज मैं पूछता हूं, अगर सीट जनरल हो गया तो क्या डॉक्टर अजय तिर्की को कांग्रेस हो या भाजपा या कोई राजनीतिक दल उन्हें टिकट देगी और वो मेयर बनेंगे, जो खुद जाके पार्टी बनते हैं और आवेदन दर्ज कराते हैं मनीष कुमार के खिलाफ? उन्हें शर्म आनी चाहिए। पत्रकार साथियों की एकता देख करके मैं कहना चाहूंगा कि अपने संगठन से छूट जाएं, हम दलाल नहीं, हुकूमत से कोई कह दे अपनी औकात में रहे। पेशे से एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, खड़े होकर पढ़ाता हूं, खड़े होकर बोलूंगा। 45 मिनट से पहले माइक छोड़ने की आदत नहीं, कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म करूं। मैं कल जब मेरे को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अमितेश भाई ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे इजाज़त मांगी कि देखिए मैं ज़रा स्पष्ट बोलता हूँ, छिप छिपा के अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करके नहीं बोलता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके पत्रकार संगठन या पत्रकार साथियों को कोई ऐतराज हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे रायपुर से आए हुए साथी यहाँ से सरगुजा का भी जो राजनीति कैसे चलता है ये जान करके जाए। सबसे पहली बात, मैं एक रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट से शुरू करता हूं अपनी बात। कि बात केरला राज्य की थी। स्कूल की असेंबली में जिहोवा धर्म मानने वाले दो बच्चे जब राष्ट्रगान होता है तो वो राष्ट्रगान गाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन राष्ट्रगान के समय वो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। यहां से ये प्रश्न उठा कि यदि आप कहीं मान लीजिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहां राष्ट्रगान बजना शुरू होता है और आप राष्ट्रगान नेशनल एंथम नहीं गाते हैं, बस आप खड़े हो गए हैं, तो क्या ये अपराध है? मैं इस माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो जो रिटायर्ड प्रोफेसर बिजॉय इमैनुअल थे, उनके बच्चों को निकाल दिया गया। हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि ये राष्ट्रगान का जो है नेशनल एंथम एक्ट का उल्लंघन है, अपमान है, ये बच्चे राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे, सिर्फ खड़े थे। वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट भी मानता है कि ये अपमान है राष्ट्रगान का और इन्हें सजा देकर कोई गलत नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो प्रोफेसर फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि यह किसी भी प्रकार से भारतीय अनुच्छेद 19(1) का ये आर्टिकल ज्वाइंटली 25 अनुच्छेद 25 जो सभी तरह के धर्म को मानने की आजादी देता है, उसके तहत संवैधानिक है और रिमेन टू साइलेंट रह सकते हैं। और इससे पता चलता है कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या होती है। आप समझिए कि कोई आपको राष्ट्रगान गाने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकता। और ये जो प्रशासन है, चाहे ये भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सत्ता के जब विपक्ष में होते हैं तो ये पत्रकार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और इसी जगह पे बैठ के धरना करते हैं, लेकिन ये जब सत्ता में आते हैं तो इनका चरित्र एक जैसा होता है, केवल चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। वैसे ही एक आम नागरिक के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में मैं बताऊं कि हमारे संविधान में प्रेस की आजादी या फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसा कोई शब्द कहीं पर नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं। आर्टिकल 19(1) है, 19(1) अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, जो मूलतः अमेरिका के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस से लिया गया है। इसलिए एक सीरीज ऑफ वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह बता दिया है
कि आर्टिकल 19(1) में ही निहित है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस को आजादी मिलती है कि प्रेस सरकार के खिलाफ बोल सकती है, लिख सकती है। तो समझने की बात यह है कि आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ प्रेस जो सिर्फ एक आम नागरिक को मिलता है और इसे वो केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकती है। मतलब व्यक्ति के हिसाब से मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकता, मैं राज्य सरकार के विरुद्ध इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये सिर्फ आम आदमी को, सरकारी मुलाजिम को ये उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इतनी बड़ी चीज है कि उस फ्रीडम ऑफ प्रेस को जब दबाने का प्रयास किया जाता है, अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय से देखा गया कि सरकार को पसंद नहीं आता कि उसके विरुद्ध किसी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए। इनका लूट खसोट, ठेका, सप्लाई, ये जो चीजें होती हैं, नूरा कुश्ती चलती है जो दोनों पक्ष विपक्ष में। अगर किसी को आपने कोई फूटा पकड़ रखा है कि फलाना पार्टी बहुत अच्छे हैं, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताऊं, ये नूरा कुश्ती होती है, लेकिन मैं उसमें बाद में आऊंगा। पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं मैं। इनके ऊपर अगर झूठे FIR दर्ज करके इनको जेल भेज दिया जाता है, तो याद रखिएगा आने वाला जो युग पत्रकारिता करता है ना, शायद ही फिर अगले 100 सालों में कोई उठ के सरकार के खिलाफ में कोई भी न्यूज करेगा। तो इसलिए आज जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। उसका असर क्या होगा ये माने नहीं रखता, लेकिन माने रखता है कि जब लोग याद करेंगे और इतिहास लिखाया जाएगा, तो इतिहास लिखाया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री रायपुर में बैठते थे और दूसरा पावर सेक्टर जो कहना चाहिए धड़ा था, वो यहां सरगुजा में था, जो मुख्यमंत्री की दौड़ के दावेदार में भी शामिल थे। इन दोनों पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा आगाज अगर किसी ने किया तो ये 2 जगह से हुआ। सीधे सीधे इनके न्यूज से संबंधित मामला है। 2 बार FIR होते हैं। 15 अगस्त को ये कोविड अस्पताल में कीड़ा लगा हुआ खाना दिखाते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि मैं खाने को रोज चेक करता हूं। उसके बाद ठीक अगले दिन 2 पत्रकार साथी, इनके कैमरामैन और शायद एक पत्रकार साथी थे, वो इन्हें वीडियो भेजते हैं, ये उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। अगले दिन इनके ऊपर 3 महीने पुराने मामले में FIR हो जाती है। आप 153A, 153B, 505B लगाते हैं। और फिर जब यहां से लेके पूरे नेशनल मीडिया तक और अंबिकापुर के ये जितने भी पत्रकार साथी बैठे हैं, ये आवाज उठाते हैं, तो आप ही की सरकार उसे वापस CID जांच में ले लेती है कि जो शिकायत करता है उसकी हम जांच करेंगे। दूसरी बात, जैसे ही एक गरीब किसान के खेत में लहलहाते हुए फसल में बुलडोजर में खुद गया हूं, वहां पर ये नगर निगम का अमला जो भ्रष्टाचार से, चाहे सरकार भाजपा की हो कि कांग्रेस की, कि इसके में इतने छेद हैं कि अगर ये पत्रकार भाइयों को सिर्फ मैं मुद्दे दूंगा ना, तो लिखते लिखते रात भर आप थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। ये नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए जाते हैं, खुद शर्म नहीं आती इस महापौर को। आज मैं पूछता हूं, अगर सीट जनरल हो गया तो क्या डॉक्टर अजय तिर्की को कांग्रेस हो या भाजपा या कोई राजनीतिक दल उन्हें टिकट देगी और वो मेयर बनेंगे, जो खुद जाके पार्टी बनते हैं और आवेदन दर्ज कराते हैं मनीष कुमार के खिलाफ? उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपको हम एक अच्छा इंसान समझते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप राजनीतिक पार्टियों के रबर स्टाम्प बनते हैं। आपसे उम्मीदें थी, हम आपको सोचते थे आप MP तक जाए, वहां जाकर हमारी आवाज उठाएं, और आप खुद आवेदक बनते हो। तो ये इस्तेमाल होते हैं। ये आज सीट जनरल हो जाए मेयर की, मैं दावा करता हूं कोई भी ST, SC या दलित हो, ये कभी भी टिकट नहीं देंगे पार्टी। ये उन्हें समझना चाहिए। ये जैसे ही उस किसान का न्यूज मनीष कुमार दिखाते हैं, उसके ठीक अगले दिन फिर से 100-150 की तादाद में ये कांग्रेसी वहां जाते हैं और जाकर के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के जो बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं, जो बताते हैं कि अगर एक किसान जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से, मतलब उद्देश्य उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं कि धान को अगर छीटेगा तो घास होगा, फसल नहीं होगा। अरे भाई, घास था, फसल था, जमीन किसी की भी थी। जमीन के स्वामित्व में विवाद हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन फसल सरकार की ही होती। मान लीजिए मेरे घर में हीरा निकल जाए, कोयला निकल जाए, तेल निकल जाए, आप उसे नष्ट नहीं करोगे, आप कहोगे कि सरकार रात साफ करती है इसको। आप उस फसल को, खड़ी फसल को पकने देते,
पकने के बाद आप उसको काटते और बोलते हैं किसान ने अवैध लगाया था इसलिए इसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फसल कैसे नष्ट किया? आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता धारा 427, 435 10 रुपए से अधिक या 100 रुपए से अधिक मूल्य की फसल को नष्ट करने का मामला आज तक पुलिस ने दर्ज क्यों नहीं किया, मैं ये पूछना चाहता हूं। और जबकि अगर कोई पत्रकार जिसमें स्लिप डिस्क है, जिसे जो बैठता नहीं है, 1 घंटे बैठने के बाद खड़ा होगा, खड़े होने के बाद आप इनके साथ रह के देखिए 2 घंटे, फिर बैठेगा कि सर नहीं सक रहा हूं मैं, उस पत्रकार को जो घसीट के अपनी स्कूटी में किसी और के साथ जाता है, एक प्रकार से अपाहिज है, और वो वहां न्यूज कवरेज करता है और उसके न्यूज कवरेज में कोई छेड़छाड़ कर देता है, मैं आरोप लगाता हूं कि पुलिस ने छेड़छाड़ की है, मैं आरोप लगाता हूं कि आपके गुंडे कांग्रेसी ने की है, और आप उसके ऊपर गंभीर धाराओं में आईटी एक्ट, मैं कंप्यूटर का प्रोफेसर हूं, आईटी एक्ट का 66 ए, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 साल पहले बताया है कि रेयर से रेयरेस्ट केस में, दुर्लभ से दुर्लभ केस में यह धारा लगाई जाएगी। तो मैं पूछना चाहता हूं ये कौन सा दुर्लभ केस था कि इनके ऊपर आईटी एक्ट 66 और 67 आप लगाते हैं, और आज तक आप सिद्ध क्यों नहीं कर पाए? यदि आपने नामजद धारा लगाया है, आप सिद्ध करिए। भाइयों, पुलिस, एफआईआर, इन सब चीजों से उतना डरने की जरूरत नहीं है। जो डरने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो भाई कमल शुक्ला के साथ हुआ, जिस वीडियो को आपने देखा, और अगर यहां पर जितने भी हमारे पत्रकार साथी भाई अमितेश हैं, रोमी भाई है, सब लोग अगर आज एक नहीं होते ना, तो वो गुंडे इनके साथ भी वही करते। ये बात याद रखिएगा। घातक ये है, पुलिस से ऊपर तो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, आप उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, राज्यपाल के पास जा सकते हैं, लेकिन घातक ये गुंडागर्दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक केस जानना पड़ेगा और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। अमितेश भाई से मैं थोड़ा इजाजत मांगूंगा, 10 मिनट और बोल सकता हूं? ठीक है जी। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को कहना चाहिए कि कोई भाषण नहीं सुनाना चाहता, तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूं। 21-22 जुलाई की दरमियानी रात को स्थानीय थाना, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री का घर है अंबिकापुर में, 3-3 मंत्री हैं यहां पे, 4-4 कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त लोग रहते हैं, नेता यहां पर। इस थाना में पूरे दिन भर 3rd डिग्री टॉर्चर, सेकंड चश्मदीद ने बताया, एक आदिवासी युवक को कबूलने के लिए कि तुम कबूलो चोरी, प्रूफ नहीं कर पाई चोरी पुलिस आज तक, उस पे 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल करती है, और रात को संदेहास्पद स्थिति में उसी साइबर सेल के बगल में उसकी बैठी हुई लाश मिलती है, वज्रासन में। मैं एक एक्टिविस्ट भी हूं, मनीष कुमार का पोस्ट देखता हूं, पुलिस वाले इन पे हमला करते हैं, मैं भी अपना एक वीडियो, चूंकि मेरा स्पेशलिस्ट, मुझे माफ कीजिएगा, डिग्री और कोई क्वालिफिकेशन गिनाने में अच्छा नहीं लगता, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। हमारे रायपुर से साथी आए हैं, अपराध अन्वेषण में कंप्यूटर की भूमिका पे मेरा शोध है, एमफिल है, पीएचडी कर रहा हूं उससे, एमफिल हूं। मैंने जब देखा कि लिगेचर मार्क दिखाई नहीं दे रहा है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग यानी जीभ बाहर उतरी नहीं निकली हुई जितनी निकलना चाहिए, जिस हिसाब से उसके शरीर में चोट के निशान है, सर्कमस्टेंसेस को मैं देखा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखा, मैंने भी आवाज उठाई। हम दोनों को पुलिस धमकी देना शुरू की है, सीधे फेसबुक में। 22 अगस्त नीचे लिखा है आवेदन में, अकील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, मनीष कुमार, पत्रकार, न्यूज 24। आईजी सरगुजा को हमने, पूर्व आईजी जो इससे पहले थे, रिटायर हो गए, श्री केसी अग्रवाल थे, मुलाकात करके ज्ञापन दिया है और पावती लिया है। ज्ञापन में हमने आर्टिकल 91 का, अनुच्छेद 19 एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ इन लोग जो काम कर रहे हैं पुलिस वाले वर्दीधारी, इसके खिलाफ हमने आवेदन दिया, और उसमें हमने लिखा कि हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है, नो पर्सन शैल बी deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law, यानी कोई भी इंसान ये जीवन जीने और निर्बाध रूप से उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई हनन नहीं करेगा सिवाय कानून विधि द्वारा स्थापित कानून के। तो जीवन जीने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ सांसें चलें,
आप बेफिक्र होकर जी सके, आप आराम से अपने एक्सरसाइज कर सके अधिकारों का, वो जीवन होता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, उस समय हमने बताया कि पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, हम यहीं नहीं रुके। ठीक कुछ दिनों के बाद मनीष भाई ने मुझसे कहा, सर मेरे को पुख्ता जानकारी मिली है, मेरे सोर्स है, आप पत्रकार भाइयों का सोर्स होता है सब जगह, हर विभाग में, अगर ना रहे तो आप न्यूज कैसे चलाएंगे। तो मनीष भाई को फोन आया कि एसपी सरगुजा पुलिस अधीक्षक आईपीएस क्राइम मीटिंग में कहता है इस मनीष के खिलाफ कोई मामला खोजो। मुझे इन्होंने बताया, मैंने ये बहुत गंभीर बात है, इसे आप मजाक में बिल्कुल ना लें। हम लोगों ने फिर 7-8 पन्ने का जस्ट लाइक ए पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सके, मैंने खुद बनाया और हमने उसकी शिकायत की। कब शिकायत की? हमने शिकायत की 26 फरवरी 2020 को, तिथिवार बता रहा हूं मैं आपको। 3 मार्च को गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ से जांच का आदेश आता है, उसकी भी पावती है हमारे पास और वो आदेश आप देख सकते हैं। इसी सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश आता है कि मनीष कुमार के ऊपर दुर्भावना से जो काम किया जा रहा है इसकी जांच करके प्रतिवेदन वेबसाइट पे डालें। कि 6 मई को एक आवेदक शिकायत पे जो पार्षद है, पूर्व में पूरे जीवन एक कांग्रेस में रहे, मैं व्यक्तिगत किसी पे नहीं जाऊंगा, उनका थाने में एक आवेदन प्राप्त होता है कि मनीष कुमार के पोस्ट से जो 25 मार्च 2020 में इन्होंने पोस्ट डाला है उससे भावनाएं उनकी बड़ी आहत हुई हैं और ये दंगा फैलाया जा सकता है इस पोस्ट। तो आप लोग सुने होंगे राफेल डील जब होती है राजनीति में, आप देखिएगा कि पूरी रणनीति रहती है कि भाई अगर कोई कांग्रेसी है आके आवेदन करेगा, ये तो इनकी मूर्खता है जो इस बार महापौर को खुद आवेदक बना दिए। स्मार्टली कोई इनके पास है नहीं रणनीतिकार, इसलिए ये बहुत बड़ी गलती कर गए हैं मनीष भाई। अगर और आप लोग डटे रहे तो मेरा दावा है इस थानेदार को और इस पुलिस वालों को अगर 1 महीने से अगर जेल नहीं काटे तो आप कहिएगा, बस आप लोग डटे रहिए। और महापौर भी खुद भी, ये कानून है, मजाक नहीं है। लोकतंत्र में लाख कमियां हों लेकिन लोकशाही में सामंतशाही को कानून जूते की नोक पे रखता है, तुम कितने भी बड़े रहो, याद रखिएगा। उन्होंने फिर से 6 मई को अपना आहत हुए वो इनके पोस्ट से उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन क्या दिया भाई कि इन्होंने जो पोस्ट डाला है, एक तरफ जो हमारे मर्टियार है, जो हमारे पुलिस बल है, जो नक्सली के हमले से मारे गए हैं, उनके पोस्ट पे आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसके बगल में इन्होंने नक्सलियों का पोस्टर भी छापा है। तो इसके खिलाफ मामला बनना चाहिए। किस दिन? डेट याद रखिएगा, पूरा खेल डेट का है, 6 मई को। 6 मई को उन्होंने आवेदन दिया। 15 मई को हमने जवाब दिया कि आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री बी सुदर्शन रेड्डी और माननीय न्यायमूर्ति श्री सुदर्शन निज्जर जी की खंडपीठ ने 5 जुलाई 2011 को नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एक फैसला सुनाया है। उस फैसले के पैराग्राफ नंबर 52, पैराग्राफ नंबर 57, पैराग्राफ नंबर 65 को उठा करके पढ़े हैं कि कितनी तल्ख टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। कोया कमांडो, एसपीओ और इस तरह की जो पुलिस में भर्ती होते हैं, सलवा जुड़ू, जो लोग स्टूडेंट अगर कहीं लाइव देख रहे हो मुझे तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह सरकार थी, तो कोया कमांडो, सलवा जुड़ूम और एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर के नाम पे 5वीं पास, जी हाँ आप ताजुब करेंगे, 5वीं पास लोकल स्थानीय लोगों को मात्र 3,000 रुपए के मानदेय में, तनख्वाह में नहीं, हथियार देकर, और बोले कि चूंकि ये लोग स्थानीय जगह को जानते हैं, भाषा को जानते हैं, भर्ती कर दो। और जब भी पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी, आईजी नहीं, डीआईजी नहीं, डीजीपी नहीं, वहां का एसपी जब चाहेगा निकाल देगा। टेम्परेरी था संविदा, संविदा में पुलिस नहीं सुने होंगे आप, ये संविदा में पुलिस भर्ती किए थे। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ में न्यायमूर्ति सुदर्शन सिंह निज्जर तथा बी सुदर्शन रेड्डी ने स्पष्ट कहा है कि उनको मानदेय इतना कम देना जबकि वो ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, अमानवीय है। ये उनके अधिकारों का समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। आप उनको मानदेय देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं। ऑलरेडी वो बदले की भावना से त्रस्त हैं क्योंकि उनके अपने नक्सलियों के द्वारा आहत हुए हैं। आप उनको हथियार देके बदले की भावना को भड़का रहे हैं। और आप एक आम आदमी को, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कथन है,
एक आम आदमी को जब वो मार देते हैं शक के बिना पे ये मुखबिर है, तो जो आदमी हथियार 1 साल पहले लेकर उनसे लड़ रहा था, आज आप उससे नौकरी और हथियार छीन लिए तो अपनी जान की रक्षा कैसे करेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये अमानवीय है। ये शासन के नियमों पे हम टिप्पणी सामान्यता नहीं करते, परंतु इसमें एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि इसे कोई असाधारण मस्तिष्क का, जिसका दिमाग अच्छे से काम नहीं करता हो, उसको उस व्यक्ति के द्वारा भी इसे जायज ठहराया जा सकता है। तो उसके आधारित मनीष कुमार ने टिप्पणी की थी, आप पत्रकार को बाधित नहीं कर सकते कि तुमने फला आरोपी से बयान लिया तो उसका मुखबिरी करो। पुलिस किसी पत्रकार को नहीं कह सकती कि तुम फलाने आदमी से मिले थे तो उसका लोकेशन बताओ। ये पुलिस आपको बाध्य नहीं कर सकती, आपको अधिकार है। आप देखिएगा कई ऐसे पत्रकार हैं जो नक्सलियों के गढ़ में जाके 3 दिन 4 दिन रहे हैं और रिपोर्टिंग किए हैं, तो अब उनसे आप कहिए कि आप लोकेशन बताओ कहाँ गए थे, आप नहीं कर सकते। तो पत्रकार का काम है दोनों पक्ष को छापना। अगर एक पक्ष को छापा है तो दूसरे पक्ष को भी छापे, तो दूसरा पक्ष इन्होंने नहीं छापा था, वो ब्लर है, धुंधला है। जैसे किसी पोस्टर को किसी दीवार में कोई लगा गया तो इन्होंने उसको बगल में लगाया और एक अपना बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उस टिप्पणी को अपने शब्दों में लिखा। अब देखिए 6 मई को शिकायतकर्ता शिकायत देता, 15 मई को हम जवाब दे देते हैं, संतुष्ट हो जाती है पुलिस। हम इस बीच में फिर आवेदन देते हैं कि देखिए भाई ये जबरदस्ती का शिकायत दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर FIR करेंगे। 11 जून को फिर गृह मंत्रालय का दोबारा आदेश आता है कि जांच करो ये क्या चल रहा है, स्पष्ट कर दूं मैं। लेकिन 15 मई के जवाब से संतुष्ट होने के बाद सरगुजा पुलिस 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त तक कुछ भी उसको तकलीफ नहीं होता है, लेकिन 15 अगस्त 2020 को कोविड वार्ड में कीड़ा लगा हुआ खाना जैसे ही उसका न्यूज मनीष कुमार चलाते हैं तो आलम पनाह को नागवार गुजरता है और आलम पनाह की पुलिस इनके ऊपर 153A, 153B और 505 में अपराध पंजीबद्ध कर देती है। राफेल जब चला था तो तहसील पूनावाला, ताकि आप कोई आरोप ना लगा सके कि भाई वो तो बीजेपी का आदमी है जो आवेदन दिया है, वो तो बीजेपी का आदमी है, आप हम पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये साजिश होती है राजनीति में। जब आप उसके राजनीति के रणनीतिकारों से बात करेंगे तो एक तरीका होता है। बहरहाल फिर से आप लोग का जो ये पत्रकार एकता है, आप लोगों ने ताकत दिखाया। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से मुझे जानकारी मिली, डीजीपी ने उसे बोला कि पूरा FIR वापस करो, CID जांच कराऊंगा मैं। ये एकता की ताकत है आप लोग की, ये आप लोग की एकता की ताकत है। चलिए ये हो गया। अब आइए 15 अक्टूबर की बात। 15 अक्टूबर यानी अभी, आज 31 अक्टूबर है, आज 31 अक्टूबर है। अपने नेता के बड़े बड़े बर्थडे के होर्डिंग लगाने वाले कांग्रेसी भूल गए हैं कि आज भारत की एकमात्र और अब तक की एकमात्र और पहली लेडी, आयरन लेडी जिन्हें कहा जाता था, उनका आज असैसिनेशन हुआ था। सिद्धांतों के कारण उन्होंने जान दे दी जब उनको इंटेल इनपुट मिला था कि अपना गार्ड बदल दीजिए। चिल्ला करके उन्होंने कहा था आरंट भी सेकुलर, क्या हम सेकुलर नहीं हैं? उनको कितना बुरा लगेगा इस समुदाय को, और उन्होंने अपना बॉडीगार्ड नहीं बदला। उस कांग्रेस के लोग आज भूल गए हैं, शायद ही कहीं कोई होर्डिंग आप देखे हो तो मुझे बताइए। कम से कम कांग्रेस शासित राज्य में तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री क्या एक श्रद्धांजलि हो। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको बोलना पड़ेगा, स्पष्ट नाम लेके बोलना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए अब आप बैठ गए इनके खिलाफ तो अब आप दुश्मन हो गए। वो 2016 में वो एडिस्टिंग कर दिया तो देखा जाएगा। आप मीठे बोलने में मत आइए, आया जाए बैठा जाए, उसमें कुछ नहीं होगा। ये बात बता दूं मैं, आप गए अब आप उनके रेडार में आ गए हैं, तो कुछ बचाव वाली बात नहीं है, स्पष्ट कहिए आप। मैं आपको बता दूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हाँ, आप किसी को अपशब्द मत कहिए, हम गलत चीजों का साथ बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। जिसने गलत किया है प्रमाणित होता है उसके विरुद्ध में आप बिल्कुल अपराध पंजीबद्ध कीजिए, उसको जेल भेजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि आज दिनांक 31 अक्टूबर आपके जन्मदिन तक मैं आपको जन्मदिन की बधाई कैसे दूं, जब 24 घंटे के अंदर अंदर आप ट्वीट कर देते हैं कि यह FIR यह बताने के लिए कि अपशब्द भाषा
का प्रयोग पत्रकारिता नहीं है। आपको कैसे दिवा स्वप्न आया कि किसी पत्रकार ने किया है ये? मैं ये पूछना चाहता हूं। सबसे निष्क्रिय मानी जाती है स्टेट पुलिस, जिसे गुलाम कहा जाता है सत्ता का। सीआईडी और सीबीआई तो बात की चीज है। उसने भी आज दिनांक तक मनीष सोनी का कोई प्रथम साक्ष्य नहीं पाया कि मनीष सोनी के खिलाफ उस मीम में जो वीडियो बना है कोई प्रमाण है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कैसे जान गए कि वो ट्वीट में पत्रकारिता शब्द का उपयोग किए? मैं ये पूछना चाहता हूं। ये नॉर्मल बात नहीं है भाइयों। 2009 में मैं इस डर को देखा हूं, खौफ को, कैसे गुंडे घेर लेते हैं, कैसे मेरी कार का कांच तोड़ देते हैं। मैं उस खौफ के कारण कर रहा हूं। आपकी इस गैर जिम्मेदाराना ट्वीट की मुझे कम से कम उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे बहुत बात किया हूं, आप समझदार हैं। मैं बहुत खुश हुआ था उस समय जब एक लड़का यही पास का नमूना का निकला था। इन्होंने जान से मारने की धमकी फेसबुक पे दे दी। पता चला पुलिस को, जब उनको बुलाया गया तो मैंने सुना तो इन्होंने माफ कर दिया, बोला कि इतनी नफरत ना पालें। ये होती है जिम्मेदारी। स्पाइडरमैन फिल्म में देख रहा था तो जो स्पाइडरमैन का अंकल है बेन पार्कर, वो कहता है कि व्हेन ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो कम। ये रूजवेल्ट ने भी कहा था, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि जब शक्ति आती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी आती है, बड़ी शक्ति के साथ। तो आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग को जिम्मेदाराना रवैया दिखाना चाहिए, ना कि आप दबाव में आके अपने पुलिस का, प्रशासन का, आप उनको दबाव में एफआईआर कराएं और परेशान करें किसी को। तो कम से कम एक समझदार व्यक्ति से, जिन्हें हम सब बहुत समझदार मानते थे, और उनको मैंने वोट दिया है, मैं खुलेआम कहता हूं, मैं उनका वोटर हूं। और मैं अगर आज यहां पर आप ही के सरगुजा में इस गांधी चौक पे की बात कह रहा हूं कि मुझे शर्म आती है कि मैंने आपको वोट दिया, तो समझिए आपकी पहली हार है। आप मुख्यमंत्री क्या बनेंगे जब आप अपने वर्तमान पद में ही आप इस तरह का विवादित हो गए हैं? मैं ये कहना चाहता हूं भाई, अमितेश भाई को और पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फ्रीडम टू स्पीच दिया, जो मुझे मेरे कान में ये नहीं कहा कि फलाने का नाम नहीं लेना है। देखिए भाइयों, कोई दुर्भावना किसी से नहीं है मेरी। वो खुद कहते हैं, अभी जो यहाँ पे लेमरू प्रोजेक्ट था, मैंने सुना, बोले मैं अपने शासन के विरुद्ध धरने पे बैठूंगा। तो हमने आपको वोट दिया, आप हमारे नेता हैं, तो हम आपका ही अनुपालन कर रहे हैं यहाँ पे कि जिस दिन आप गलत रहेंगे हम आपकी आलोचना करेंगे। ये हम आपका ही पालन कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप समझिए, गलती को सुधारिए, एक नई शुरुआत कीजिए। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने जो आसपास में जो पाल रखे हैं, जो आपके सलाहकार हैं, जो ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके सलाह में मत चलिए। आप, ये लोकशाही है। आप पत्रकारों को सुरक्षा देने में, बल्कि अपने शासन में अपने सरकार से बात कीजिए कि धरने पे ना बैठना पड़े इनको। पहले एफआईआर में कोविड अस्पताल के खिलाफ भाई मनीष सोनी ने एक खबर चलाई, कब? 15 अगस्त 2020 को, आजादी के दिन, और अगले दिन 16 अगस्त को एफआईआर हो गया। अभी ये फिर चलाते हैं और इनके अगले दिन 19 अक्टूबर को इनके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। भले वो ऑफिशियली आया 20 अक्टूबर को, 18 को न्यूज आता ही है और ये 19 को पहुंच जाते हैं रात को थाना घर में। आधे घंटे में पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। तो मैं इसे कैसे ना कहूं, सरकार से कैसे ना जोड़ूं। और जिस पंकज बेग केस के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उसका मुख्य आरोपी सरेआम आपके साथ फीता काटता है। मुझे बताइए मैं कैसे अगली बार आपको वोट दूं? और मैं विपक्ष के नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि कहीं पर भी सरकारी जब जमीन मालूम है कोई योजना जाने वाली रहती है तो 20% हिस्सा आपको भी मिलता है। जमीन को ये लोग पहले खरीद लेते हैं। इनको पता है कि ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाला है, पहले जमीन खरीद लेंगे कौड़ियों के दाम, और जब योजना चल जाएगी करोड़ों का दाम हो जाएगा उसका, और दो कुछ दे देते हैं विपक्ष को भी। जानते हैं भाई, सत्ता पक्ष तुम हो, आज हम विपक्ष काहे लड़े, और इसलिए आज विपक्ष की भूमिका में आप लोगों को बैठना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊं, इससे इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहां बैठ के बात कर रहे हैं, बिना विज्ञापन के जिएंगे कैसे, जाएंगे कहां? ये है सामंतशाही। मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ न्यूज लगाना शुरू करिए कि स्कूल में सप्लाई हुआ, उसमें टेंडर कैसे हुआ, जेम्स के पोर्टल में घपला कैसे होता है। आप चाहेंगे मैं मदद कर दूंगा आपकी, बस न्यूज लगाना शुरू करिए। असली इनके नाभि में हमला कीजिए, वित्तीय जो लेन देन होता है, जो इनका भ्रष्टाचार में पैसा खाते हैं ये,
अगर एक घुटने 2 दिन में नहीं टेक देना तो आप कहेंगे आप लोगों को कितना भी, मैं अप्रिशिएट करता हूं लोकतांत्रिक तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, आप कितना भी कर लीजिए। भाई कमल शुक्ला का देख करके हृदय है मेरा, ऐसा लगता है लोकतंत्र में रह रहे हैं हम लोग, ये लोकतंत्र है। उनके कपड़े को खींच रहा है, वो गाली दे रहा है वीडियो में, उसके ऊपर 294 क्यों नहीं लगाते हैं? क्या मनीष सोनी की आवाज थी कि 294 आईपीसी आप लगाते हैं? जो कि सीधे भाई कमल शुक्ला को गाली दे रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ पूरा हिंदुस्तान देखा। आज तक आईपीसी 294 आप शब्द का प्रयोग करने का, उसके ऊपर आप क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपसे साठ गांठ हो आपका नेता। लेकिन एक पत्रकार के वीडियो में किसी और की आवाज कोई डाल के गाली लिख दे तो आईपीसी 294 लगाते हैं। ये याद रखिएगा, 2009 को यहां की जनता भूली नहीं है। और अब सिर्फ ये 300-400 लोग नहीं देखते हैं, अब सोशल मीडिया है। सिर्फ जेब से अपना ईमानदारी की कमाई का 1000 भी खर्च करूंगा ना, तो आप देख लीजिएगा 1 मिलियन तक पहुंच सकता है वो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी आंदोलन होना शुरू हो जाए और इस तरीके से कोई आपके ऊपर धरने में बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियों में कमी है। आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी नीतियों में सुधार करेंगे, अपनी सरकार से बात करेंगे। आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आएगा और हमारे पत्रकार भाई जो अपना पैसा पेट्रोल में लगा के कवरेज करने जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई सरकारी विज्ञापन नहीं मिलता और वो खबर करते हैं, उनको कोई सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती। आप एक पत्रकार सुरक्षा कानून के साथ साथ मैं मांग करता हूं इस मंच से कि पत्रकार प्राधिकरण भी बनाएं जिसमें कुछ फंडिंग हो, और जो इनके कभी किसी पत्रकार साथी का कोई बीमार पड़ जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो उस फंड से विशेष उनके लिए प्रावधान हो। इनकी आप कम से कम सामाजिक सुरक्षा का जिम्मा लीजिए। आप लोगों को बताऊं मैं, अगर आप सोच रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बन जाएगा, हम लोकपाल में भी ठगे गए थे, आपको बताऊं मैं, पत्रकार सुरक्षा कानून बन जाएगा, जो समिति बनाई जाएगी उसमें इनके दल्ले होंगे, वो दलाल। लड़ाई किसी क्रांति की सबसे ज्यादा लड़ी जाती है तो सबसे पहले अपने गद्दारों को देखना पड़ता है, उन्हें चुनना पड़ता है, जो जाके इनको ठाकुर सुहाती वाला लगाते हैं न्यूज, जिनको ये नहीं मालूम कि इस पूरे जिला में इनको एक नेतृत्व नहीं मिलता, जो आयातित नेता की चमचागिरी छापते हैं अपने अखबार में। तो मैं बताना ये चाहता हूं आपको, क्योंकि मामला सरगुजा से संबंधित है, अंबिकापुर से संबंधित है, ज्यादा हम लोगों ने यहां झेला है, तो इसलिए मेरी भावनाएं यहां के लिए ज्यादा निकलती हैं। ये बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ये सरकार में आने से पहले पत्रकार सुरक्षा कानून की बात किए थे। हमें लगा कि 15 साल का कुशासन है, अब हम इनको वोट देंगे तो सुशासन आएगा, लेकिन जब वही चीज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आवाज निकलती है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। और खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, अरे कोई तो हंसी नजारा हो इस नजर के लिए। और वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, और तेरा निजाम है सिलदे जुबां शहर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।